हेलो, देखिए प्रश्नावली 1.2 में क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसमें करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्याएं मैं आपको बता चुका हूं पहली वीडियो में, जब नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो भिन्न गुणनखंड होते हैं, ठीक है, जिनके केवल दो भिन्न गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमको उन्हीं में इनके फैक्टर करने हैं। क्या वर्ड बोला मैंने? फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करने हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 140 के मेरे को फैक्टर करने हैं, ठीक है। कैसे होनी चाहिए साहब? अभाज्य होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा? अभाज्य। तो ये देखिए, सबसे पहला अभाज्य, बन से तो सब कुछ कट जाता है और बन अभाज्य नहीं होता है ना। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 2। क्या ये 2 से कट रही है? हाँ, ये 2 से कट जाएगी। 2 से कटने का रूल आपको पता होगा। जब इधर इकाई का अंक 2 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। यहां 0 है तो 0 2 से कट जाएगा ना। तो यहां 2 से हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा? ये 14 और ये 70 बार। फिर ये 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 35 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, है ना। 2 के बाद अगला अभाज्य कौन है? 4 है क्या? वैसे 4 से कट नहीं रहा है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है तो हम 4 से कटेंगे भी नहीं। 5 से कटेगा क्या? हाँ, ये 5 से कट जाएगा। अच्छा, 3 से कटेगा ये? 3 से, ये तो यही है ना। 3 से किसी संख्या का कटने का रूल ये होता है कि अगर उसके डिजिट्स का सम, मीन्स क्या लिखा है? 3 और 5 लिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आया? 8 आया। क्या 8 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। मतलब क्या होता है 3 से रूल का? अगर कोई संख्या है उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं 3 और 5 35 है, 3 और 5 को मैंने जोड़ा तो 8 आ गया, और 8 3 से नहीं कटता है तो इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। तो मैं आगे चलता हूं तो ये कटेगा 5 से। 5 से कितना कटेगा बेटा? 5 7 35, 7 बार, और ये 7। अब आप देख रहे हैं कि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है। अगर मैं इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 140 आएगा। कितना आएगा बेटा? 140। देख लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 सत्ते 140। तो वो वही कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, इसको हमको किस में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या किया हमने इसमें? इस वाली संख्या 140 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। क्लियर? अब यहां चूंकि ये दोनों के बेस बराबर हैं तो इनकी घात जुड़ जाएंगी। मतलब इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। आधार बराबर है ना, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आ गया हमारा आंसर 140। क्लियर? ऐसे ही आप इसको करेंगे। मैं इस वाले को करा देता हूं, ठीक है, सिंपल है, आप कर लेंगे इसको। थर्ड वाला मैं करा देता हूं। ये कितना है बेटा? 3825। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा सर? 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जो इकाई डिजिट है ना वो 5 है, और 5 2 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 3 से भी मैंने क्या बताया, अगर इनकी डिजिट्स का सम 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा। तो इसकी डिजिट्स का सम जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? ये 3 और 8 11, 11 और 2 12 और 13, 13 और 8 13 और 5 18। अच्छा, 18 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से विभाजित है। तो मैं इसको 3 से काटता हूं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 रह गया तो 2 पहुंच जाएगा वहां, तो कितना हो गया? 22, और 3 सत्ते 21। अब 1 रह गया तो यहां हो गया 15, और 3 पंजे 15। ठीक है, अब फिर से देखना है। 2 से तो अब कटेगा नहीं, मतलब 2 से तो ये किसी भी कीमत पे कटेगा नहीं। कटना होता तो शुरू में कट जाता है ना। अब क्या ये 3 से फिर से कट रहा है तो वही रूल लगाएंगे। इसकी डिजिट्स का सम क्या 3 से डिविजिबल है? 1 और 2, 3 हो गया। 3 और 7 10 और 5 15, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, है ना। तो कितना? 3 चौक 12,
खत्म हो गया ये, तो ये रह गया 3 दूनी 6 और 1 रह गया तो 15, 3 ये आता है ना आपको, ऐसे डिवाइड रहना, 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये क्या, अब फिर से देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा, चेक करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 11 आ गया ना, फिक्स हो गया। अब ये संख्या जो आगे चलने वाली है ये 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से तो वैसे भी नहीं कट रही है और 4 हमें लेना भी नहीं है, क्योंकि हम किसको ढूंढ रहे हैं बेटा, अभाज्य को ढूंढ रहे हैं। 5 से कट जाएगा। ये आपको रूल पता है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो वो 5 से कट जाता है, और यहां पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से काटते हैं, 8 पंजे 4, 5 अट्ठे 40, 40 और रह गया 2 पंजे 25, 25 जाएगा ना, 5 पंजे 25। अभी किससे कट जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5 तो 3 5 सत्ते 35, क्लियर। 5 एकम, हाँ 5 एकम 5, 3 बच गया, 35 हो गया और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये खुद में अभाज्य संख्या है, 17 किसी से नहीं कटता है, 17 अपने आप से कटेगा, तो 17 कितना आ गया 1, तो कितना आ गया बेटा, अब मतलब हमने क्या हुआ कि इसको हम लिख दिए हैं 338, 25 को हम क्या लिख दिए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। आधार समान कौन कौन है उनकी घातों को जोड़ना पड़ेगा हमको, है ना। यहां देखा, यहां 3 तो इसकी घात 1, इसकी घात भी 1, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा 3 की पावर 2। ये मत करने लगना सर इसकी घात आपने 1 कैसे लिख ली, जब कोई नंबर होता है ना उसकी घात 1 होती है। अब यहाँ पे कितना है 5, इसकी घात भी 1 होगा। अब आप ये कहोगे सर 1 2 3 4 5 क्यों नहीं किया, आधार समान होता है उन्हीं की पावर को ऐड किया जाता है। इन दोनों का आधार 3 है, इसका भी 3 है, तो घात जुड़ जाएगी। ये अलग है ना। अब इसको देखते हैं क्या 5 कोई और है आगे, हाँ ये रहा 5, एक 5 ये है और एक 5 ये है, ये दोनों समान है। तो ऐसे ही यहाँ 5 की घात 2, अब अकेला रह गया क्या हमारा 17, ठीक है। तो फाइनली हमारा बेटा आंसर कितना आ गया 38। इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया जी, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, ठीक है। उम्मीद आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या याद करना है, एलसीएम और एचसीएफ, तथा जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। हमें क्या जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर आता है किस किस के बेटा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। हमें ये भी जांच करके देखना है। तो सबसे पहला फर्स्ट है हमारा 26 और 91, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालने हैं। तो दोनों को निकालने का तरीका वही, हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आएगा 26 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा बेटा 13 बार। अब 13 खुद में अभाज्य होता है तो ये 13 से ही कटेगा, ठीक है। तो हमने 26 को लिख लिया है 2 गुणा 13 तथा ऐसे ही हम 91 के गुणनखंड करते हैं। कितने के, 91 के। तो 91 के गुणनखंड करने के लिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि 10 आ गया। जो संख्या ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहा है, तो 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटना होता तो इसको ये 3 से कट जाता, समझ गए। और 7 से देखते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये देखिए 7 एकम 7 कितना रह गया 2, तो 21 हो गया, और 7 तिया 21, तो ये फिर से प्राइम नंबर आ गया 1। तो यहां पर 91 को हमने कैसे लिखा, 7 गुणा 13, ठीक है। अब मेरे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है।
क्या लेना है? एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है। सबसे पहले एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। और वही लिखने का तरीका सुंदर सा, किस किस का एचसीएफ ले रहे हैं बेटा? 26 और 91 का। 26 और 91 का एचसीएफ कितना आएगा? जो इन दोनों फैक्टर में उभयनिष्ठ है, इन दोनों फैक्टर में उभयनिष्ठ है, वो हमारा एचसीएफ है। देखते हैं, 2 इस वाले में आ रहा है क्या? 2 इसमें है? नहीं है। 13 इसमें है क्या? 13 इसमें, हाँ बिल्कुल सही है, ये उभयनिष्ठ आ रहा है जी, है ना। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो केवल एक 13 ऐसा फैक्टर आया जो इसमें भी था और इसमें भी था। क्लियर? तो यहां से जो मेरा एचसीएफ बना वो कितना बना बेटा? 13। अब क्या लेना है मेरे को? अब लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। किस किस का जी एलसीएम? ऐसे ही लिखना है, 26 का और 91 का मेरे को एलसीएम लेना है, ठीक है। 26 और 91 का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उनको लिखते हैं जो उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ कौन था यहां बेटा? 13 गुणा, अब जो रह गया, कौन रह गया? उनको भी लिखना है। कौन कौन रह गया साहब? ये तो आ गया, अब रह गया 2 रह गया, एक तो हमारा, अब ये मत कहना सर 2 यहां नहीं है, जो जो रह गए सबको लेना है, इस 2 को भी लेना है और 7 को भी लेना है, तो 2 भी लेना है और 7 को भी लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 13 गुणा 14, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं इसी के आगे लिख देता हूं। कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 चौका 52, 5 और 13 और 5 18, ठीक है। कितना आ गया? 182 आ गया। क्या आया बेटा? ये एलसीएम आ गया 182। अब ये हमसे क्या कह रहे हैं? क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये भी हमें जांच करनी है ना। तो ये जांच करने के लिए यहां लिख लेते हैं। तो हम ये जांच के लिए 2 संख्याएं है ना, उस संख्या में मान रहा हूं पहली संख्या तो ए है 26 और तथा दूसरी संख्या कौन सी है बेटा? 91। तो क्या दिखाना है मेरे को? मेरे को चेक करना है ए गुणा बी क्या बराबर आ रहा है एचसीएफ ए बी के गुणा एलसीएम ए बी के, ठीक है। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। ए कितना है? ए है 26 और ये कितना है? 91, ठीक है। और इधर चेक करते हैं, इधर एचसीएफ कितना आया? 13 और एलसीएम कितना आया? 182, ठीक है। मैं इस वाले 182 को उल्टा ये लिख लेता हूं, 13 इंटू 14, मल्टीप्लाई का मतलब मैच करना है ना, बराबर है क्या नहीं है। तो ये 13 और इंटू 14, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं? चेक करना है, देखो ध्यान से। ये जो नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, ये आ रहा है 26 और 91। इतनी लंबी गुणा क्यों करूं? मैं एक काम कर लेता हूं ना, 26 बनना है ना ये, तो 13 तो ये रहा मेरा और 2 इसको तोड़ लेता हूं, तो 13 गुणा ये 13 और ये गुणा हो गया 2 गुणा 7 14, तो ये कितना हो गया? 26। कितना हो गया? ये 26 और 13 सत्ते 91, तो ये इक्वल आ गया। मुझे गुणा करनी नहीं, समझ गए? इस 14 को लिख लिया, देखो 26 ये बराबर आ गया। तो क्या हो गया? ये इसको जांच करना था, क्या ये इसके बराबर है? हाँ, आप क्या लिखेंगे? हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ के बराबर है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। अब ये फॉर्मूला निकल के आया आपके पास, क्या है निकल के? फॉर्मूला। अभी आगे आएगा ये फॉर्मूला है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेगा। ये कह रहा है ना जांच कीजिए, तो जांच हमने की तो ये तो बराबर आया, तो इसका मतलब ये तो हर किसी में सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है। क्लियर? क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई भी 2 संख्या ले लीजिएगा, ए और बी, अपने मन में कोई सी भी। अब उन दोनों संख्याओं को बैठ के एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। अब एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये जो आएगा ना आपका एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर आएगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा।
ये ट्रू रिजल्ट है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा इसको। एक करा देता हूं मैं इसका सेकंड। सेकंड कह रहा है 510 और 92, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहला काम करना है सर, इनके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो कितने से कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा। 2 से में काटा कितना आ गया? 2, और ये कितना हो गया? 4 हो गया ना, 11, 5 और ये 5, कितना आ गया? 255। अब 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन लास्ट में मेरे को नजर आ रहा है 5, तो ये सब 5 से कट जाएगा। तो 5 से काट लेते हैं। 5 पंजे 25, कितने बार कट गया बेटा? 51 बार। 51 किससे कटता है? क्या इन दोनों का? अच्छा 3 से भी कटा था ना ये, देखिए कितना आया ये 7, 5, 12, 3 से कटा था। कोई बात नहीं है, हमें तो अभाज्य गुणनखंड करने, ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे से ही काटना, अभाज्य करने हैं हमको। अब ये 3 से कट जाएगा क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम 6 है, 6 3 से कट जाता है। तो कितना आएगा बेटा? 3 एकम 3, तो कितना हो गया ये? 21 और 3 सत्ते 21। अब ये 17 से कटेगा, ये आ गया 1। क्लियर? तो यहां पर क्या लिख पाए हम? 510 को 2 गुणा, अब छोटा वाला नंबर लेता हूं, 3 गुणा 5 गुणा 17 लिख पाए। ठीक है, अब आते हैं 92 पर। 92 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 2 आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, 1 12 हो गया 6। ठीक है, फिर से 2 से 2 और ये 3। अब ये 23 किससे कटेगा? 23 अभाज्य ही होता है, 23 किसी से नहीं कटेगा। 23। ठीक, तो क्या क्या बन के आया होगा यहाँ पे? यहाँ पर आया 92 आया मेरा 2 गुणा 2 गुणा 23। क्लियर? अब देखिएगा, अब क्या करना है? एचसीएफ, किस किस का एचसीएफ? 510 और 92 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या? जो दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? 2। 3 यहां है, 3 यहां नहीं है। 5 यहां है, 5 यहां नहीं है। 17 यहां है, 17 यहां से यहां तक कहीं नहीं है। इधर से भी देख लीजिएगा, 2 का कॉमन आ गया ना, 2 अकेला रह गया। ये मत कहना सर 2 तो यहाँ पे, 2 यहाँ, इसको भी लाओ उसके साथ, नहीं, इसका पेयर बन गया। अब यहां से नहीं बनना है, तो 2 भी नहीं है यहाँ, 23 भी नहीं है, तो एचसीएफ आया इसका मात्र 2। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिर्फ ये 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को एक साथ विभाजित कर देगी। ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या कोई भी नहीं है जो एक साथ दोनों को विभाजित कर दे। अगर आप इससे बड़ी संख्या ढूंढने जाओगे ना, तो या तो इसे विभाजित कर देगा या इसे विभाजित कर देगा। देख लीजिएगा, 2 से केवल इसने एक ही बार विभाजित किया था, है ना। अब आप कहोगे सर 6 कर सकता है, तो 6 से नहीं करेगा। क्लियर? तो ये क्या आ गया? एचसीएफ। अब क्या लेना है बेटा? एलसीएम। एलसीएम किस किस का? 510 और 92 का। अब जो जो रह गया वो सारा रखना है इसमें, है ना। तो कौन कौन रह गया जी इसमें? 2 तो ये आ ही गया, गुणा, अब ये सारा, ये और ये, तो ये आ गया 15, ये दोनों की मल्टीप्लाई आ गई बेटा 15, और गुणा ये अकेला 17 है ही, और गुणा 23 दूनी 46। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 30 गुणा 17 और गुणा 46। इसकी करेंगे आप 17 51, 510 गुणा 46। ठीक है, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना रोक लेता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं? दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ये मेरे को चेक करना है, और ये आएगा 100% आएगा, है ना, क्योंकि ये ट्रू रिजल्ट है। तो यहां से मेरे को क्या करनी है? जांच करनी है साहब। किसकी जांच करनी है? 2 संख्या जो हैं, जांच करनी है मेरे को किस किस की। ए बराबर है मेरा 510 और बेटा बी बराबर है मेरा 92। मेरे को क्या जांच करनी है? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किस किस के बराबर? एचसीएफ ऑफ ए, बी
और मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी के बराबर आ रहा है या नहीं। तो रख लीजिएगा बेटा वैल्यू। ए कितना 510, बी कितना 92। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करके, मल्टीप्लाई करके मेरे को बड़ा नहीं करना है ना, मेरे को तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को बराबर देखना है, बराबर आगे तो वही रुक जाऊंगा, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लग जाना आप, इधर से भी यही मिल गया तो हो गया काम। एचसीएफ कितना आया बेटा हमारा, मैं इसको अलग इससे लिख लेता हूं। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम कितना आया 510 गुणा 46। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ 510, हाँ 510 है, ये है 92, सर इधर 92 तो है नहीं। अच्छा सर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई तो है ये, क्लियर। तो ये कितना आ गया 510, तो ये है ही मल्टीप्लाई 46 दूनी 92, और इधर भी तो यही था, हो गया साहब। अतः क्या चीज, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी सही है, क्लियर। यही आपको वहां लिखना था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहां 2 नंबर दिए थे, अब यहां 3 नंबर दे दिए, बिल्कुल वही काम करने वाले हैं। पहला नंबर उठाएंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, दूसरा उठाएंगे अभाज्य गुणनखंड, तीसरा उठाएंगे अभाज्य गुणनखंड। जो तीनों में कॉमन आएगा एचसीएफ, क्लियर। और जो कॉमन के बाद जो रह जाएगा उन सबको भी रख लेंगे, फाइनल उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या जाएगा एलसीएम। ठीक है, छोटे छोटे से नंबर हैं, मैं एक करा देता हूं इसमें से, आप कर लेंगे, समझदार बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट में दिया बेटा 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो पहला काम सर अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से कट जाएगा 6 बार, फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार, और फिर ये 2 से कट जाएगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 1 बार। तो कितना आया, मैं थोड़ा यहां लिखूंगा 12, तो आया मेरा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब 15 ले लीजिएगा, 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये तो 3 से ही कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 1 बार। तो 15 का क्या बना बेटा, 15 का बना 3 गुणा 5। ठीक है, 21 ये 3 से कट जाएगा 7 बार, और फिर ये 7 से ही कटेगा 1 बार। तो 21 कितना आया 3 गुणा 7। अब क्या करना है सर, उभयनिष्ठ ढूंढना है बस, अब एचसीएफ लेना है ना, क्या निकालना है एचसीएफ। 2 है यहां, नीचे 2 है नहीं है, नीचे 2 है नहीं है, तीनों में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां हो यहां नहीं हो, तीनों में ही होना चाहिए नंबर। 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो 2 तो नहीं लेंगे। आगे चलो, ये भी 2 ही है तो 2 तो नीचे मिला ही नहीं। अब देखिए 3 ये रहा, क्या 3 इसमें है, यस 3 इसमें भी है, हाँ 3 इसमें भी है, तो ये 3 मिल गया इस हिसाब में, ये 3 यहां भी मिला, ये वाला 3 यहां भी मिला, और ये वाला 3 यहां भी मिला, बस 5 यहां है यहां नहीं है, एक तो 3 आ गया मल्टीप्लाई, 5 यहां है यहां नहीं है तो 5 नहीं लेंगे, 7 यहां है 7 यहां नहीं है, तो अगर होता तो सब में होता, तो कोई सा भी नहीं लेने वाले। इसका मतलब केवल और केवल इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब मेरे को लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, कौन सा वाला है ग्रीन, हाँ जो उभयनिष्ठ आता है सबसे पहला काम होता है उसको रखना। कितना आया था 3 गुणा, जो रह गया सबको उठाओ। कौन रह गया, 2 तो ये रह गई साहब, 2 दूनी 4 सर, 4 तो ये रहा, 5 ये रहा सर 1 7 ये रहा, क्लियर। अब कोई रहा तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 जो उभयनिष्ठ आया था वो ये रहा, ये 2 रह गया था, ये भी 2 रह गया था, दोनों की गुणा करके 4 मैंने ये लिख लिया, 5 ये रहा, 5 को मैंने ये लिख लिया, 7 ये रहा, 7 को मैंने यहां लिख लिया।
ठीक है बेटा, कितना आ गया ये, देखो मल्टीप्लाई आसान से हो जाएगी, 5 चौक 20 तो ये आ गया, और 7 तिया 21 ये आ गया, 21 थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ये आ गया 7 तिया 21 और गुणा 5 चौक 20। अब 21 दूनी कितना हो गया 42, और एक जीरो है तो ये क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया। सिंपल। चलो एक और करा देता हूं इस वाले की, ठीक है, नोट कर लेना इसको, एक और करा देता हूं इसका, एक फिर आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉमन जैसा एक ही चीज दिखाई दिया, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, मैं 17 23 29 17 23 तीनों ही अभाज्य हैं साहब। क्या है, ये तीनों ही अभाज्य हैं। अगर मैं 17 के फैक्टर करता हूं तो 17 का केवल एक ही है, इसका मतलब मैं 17 को लिख पाया केवल 17, है ना। सेम 23 ये भी अभाज्य है, तो 23 एक से ही डिवाइड होगा, 23 को भी मैं लिख पाया इक्वल, तो इसको 1 गुणा 17 लिख सकता हूं, और 1 गुणा 1 क्यों लिख रहे हैं सर, वही बताता है। 29 ये भी एक बार 1 गुणा 29। अभी मेरे को निकालना है एचसीएफ, है ना। तीनों में वैल्यूज एक से तो सब में मल्टीप्लाई होती है ना, वहां भी था जैसे 3 आया था ना, अब एक सभी में कॉमन था तो एक लेता मैं, 3 मेरा आया ही था तो मल्टीप्लाई करके 3 ही तो रह जाता, तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। लेकिन यहां जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देखो 17 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, 23 यहाँ है, ऊपर नीचे किसी में नहीं है, 29 यहाँ है, ऊपर किसी में नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है ना, क्या 1 ये तो एचसीएफ कितना, मतलब ये एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो एक साथ तीनों को विभाजित करती है। क्या है, सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जो एक साथ तीनों को विभाजित करती है। क्लियर। एलसीएम जो रह गया, कौन रह गया साहब, सभी तो रह गए, एक तो ये आ ही गया था ना, कौन कौन रह गया, 17 गुणा 23 और गुणा 29, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, वही आंसर। क्लियर, नोट करिए कि एचसीएफ अगर देखो यहां से दिया इसने ऐसे, समझ में नहीं आता था ना, हम लिखना शुरू किए तो हम समझ गए, सर 2 नंबर दिए इसने 306 657 जिनका एचसीएफ 9 है, समझ गए। ऐसे ही ये इसने दिया है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए साहब एलसीएम किसका बताना है, 306 657 का क्वेश्चन मार्क लगा साहब, यहां पर क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है बेटा, क्या बताना है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए आगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कोई 2 नंबर हैं तो मैं 2 नंबर इस वाले को तो ए मान लेता हूं, ये मेरा ए है, और ये अरे ए बन जाओ ठीक से, ए है और ये मेरा बी है, ठीक। यहां ए बराबर 306 और बी बराबर 657 है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं साहब, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके एचसीएफ किस किस का, ए और बी वाली संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, ए बी इंक्लूड होगा इसमें ना, इनटू एलसीएम किसका बेटा, ए और बी का एलसीएम, ठीक है। रख दीजिएगा साहब, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज है दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ ए बी और गुणा एलसीएम किसका, ए और बी का,
ए और बी क्या दिए हैं, वैल्यू रखिएगा। ए कितनी वैल्यू वाली बेटा 306 और बी कितना है, क्लियर। एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, गुणा निकालना क्या है, निकालना है एलसीएम। इतने में एलसीएम ए और बी की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ 306 और 670। ठीक है, क्या करते थे 5 गुणा 6 इक्वल टू 3 गुणा या 3 बाई ऐसे, है ना। तो क्या करते थे इसको सर भाग में ले जाते थे हम, ऐसे भाग में ले जाते थे ना, और इसको इससे काट देते थे तो 5 गुनी 10 ये बाई का मान आ गया। ऐसे ही तो करना है ना। तो ये दो संख्याएं, तो ये 9 किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, नीचे किसमें आ जाएगा बेटा, भाग में। 306 657 9 आ गया नीचे, इधर कौन रह गया, एलसीएम ऑफ किसका 306 और 657 का। क्लियर। अब इससे काट लीजिएगा, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा ये 3 9 तिया 27 9 तिया 27, कितना रह गया 3 6 36 9 4 36, कितना आ गया 34। और 34 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22 22 3 8, एलसीएम ये आ जाएगा 306 657, ये आपका आंसर। गुणा कर लेना बेटा इसकी, ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका। अच्छा, एग्जाम में जब आए ना, इन चीजों को जरूर लिखा करो, इन चीजों को हम जानते हैं, ऐसे ही लिखा है हमने, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या जिनसे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट, के लिए 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त होगा। n क्या है, n एक प्राकृत संख्या दी है इन्होंने, क्या दी है, प्राकृत संख्या। मतलब ये कह रहे हैं कि n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, रखते चले जाओ। क्या कभी ऐसा कोई दिन आएगा जब ये 0 पे समाप्त होगी। मतलब ये कह रहे हैं 6 की पावर मान लीजिए मैंने कुछ भी रख दिया, 3 रख लिया, तो क्या ऐसे नंबर आएगा, क्या 0 समथिंग कुछ ऐसे करके आ जाएगा क्या, जो 0 पे समाप्त हो जाए, ऐसे पूछ रहे हैं ना, वो हमें चेक करना है। तो 0 का रूल ये है भाई, 6 है, अलग रखो, अभी तक थोड़ा सा समय लेते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 1 रखी, तो ये 6 की पावर n है ना, तो n की जगह 1 रखूंगा तो 6 की पावर मतलब 6। अब n की जगह मैंने 2 रखा तो 6 की पावर 2 का मतलब 36, n की जगह 3 रखा तो 6 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 6 का स्क्वायर, और ये 6 गुणा 36। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां करूंगा, ये नजर आ गया, इकाई का अंक तो 6 ही आने वाला है, तो ये तो 6 पे ही लास्ट होगी हमेशा, कभी जिंदगी में इसमें 0 तो आने वाला नहीं है। लेकिन लिखेंगे कैसे, अब 0 आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 0 कब आता है। कोई संख्या ऐसी बताइए मुझको जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। 10, गुड, 20, है ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इनमें एक खास बात है, क्या खास बात है, मान लीजिए आपने लिया 20, क्या लिया 20, तो मैं पक्का इसको ऐसे जरूर लिख पाऊंगा, 5 दूनी 10, कितना रह गया, 2 और रह गया ना, अब 2 और चिपका दूंगा यहां पर। तो जो भी संख्या 0 पे लास्ट हो रही है उसके 2 गुणनखंड जरूर मिलेंगे, 2 गुणा 5, कितने मिलेंगे, 2 गुणा 5, उसके 2 गुणनखंड जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, इसके जो गुणनखंड है 2 गुणा 3 है, भाई 6 के गुणनखंड कितने होंगे। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, उम्मीद है आप समझ रहे हैं।
6 की पावर n को मैं लिख सकता हूं इसके गुणनखंड करके 2 गुणा, लिख दिया ना मैंने इसको। मान लीजिए अगर ये मेरा ऐसे 10 होता, कितना होता 10 होता, 10 की पावर n होता, तो मैं इसको 2 गुणा 5 की पावर n लिख लेता ना। क्लियर? तो ये क्या होता, अब मान लीजिए 10 की ये होता तो 2 गुणा 5 की पावर 2 रख लेता। ये 10 और 10 का मतलब 100, इसका मतलब 100 ही है ना। 2 पंजे 10, 10 का स्क्वायर 100, तो अभी भी वही है ना ये। तो इसका मतलब 0 तब आएगा जब इसके गुणनखंड 2 और 5 होंगे। कितने होंगे? 2 और 5। तो मेरे को बस यही लिखना, इसमें और कुछ ऐसा प्रूफ नहीं करना। बाकी समझ गए आप कि इसमें 0 तो कभी आने वाला नहीं है। तो यहां पर ये आया, ठीक है। इसके गुणनखंड आ गए तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोई भी संख्या जो कि कितने पर बेटा, 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसके गुणनखंड कितने होते हैं? उसके गुणनखंडों को हम 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। क्लियर? कोई भी संख्या का 0 में समाप्त होती है इसके रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहां 6 की पावर n को 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। लीजिए हो गया, ये प्रूफ करना था बस, सिंपल सा। आगे समझ में क्लियर? कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य मतलब ये संख्या विभाजित हो सकती हैं। भाज्य का मतलब क्या होता है? सम और विषम वाला नहीं है। भाज्य मतलब किसी न किसी से विभाजित हो जाएगी। अभाज्य संख्या पता होना चाहिए आपको। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके पास केवल 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं, जिनके पास केवल 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और सर जिनके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको तो भाज्य बोलते हैं। जिनके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको भाज्य बोलते हैं। मतलब भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने लिया 4 का 1 से विभाजित हो जाएगा बेटा, 2 से हो जाएगा और ये खुद 4 से भी होगा। ये फैक्टर है इसके। तो इसके पास क्या है? 2 से ज्यादा भिन्न फैक्टर हैं। अगर 2 ही होते तो अभाज्य होता। अब 2 से ज्यादा क्या है? इसके गुणनखंड है। तो 2 से ज्यादा मतलब 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तीनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। सर यही चेक करना है इसमें, बस हो गया क्वेश्चन। देखिएगा, पता लगाना है क्या ये भाज्य है और ये भाज्य है। बोल रहा है व्याख्या करो क्या ये भाज्य है। तो देखिए इनमें से ये लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ प्लस लग रहा है तो मल्टीप्लाई है ना। तो यहां पर मेरे को एक 13 ये रहा और एक 13 ये रहा, 13 आ रहा है कॉमन। तो ये 13 कॉमन आ गया, तो यहां से तो बच गया बेटा 7 गुणा 11 और प्लस का 1। क्लियर? तो ये आ गया 13 गुणा 77, 11 7 77 और 1 78। अच्छा इसकी एक संख्या होगी ना, तो इसके पास 1 भी तो होगा ही ना। तो 1 2 3 कितने गुणनखंड आ गए इसके पास? 2 से ज्यादा आ गए। तो अतः
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के पास 2 से ज्यादा भिन्न, इंपोर्टेंट क्या है, भिन्न, 2 से ज्यादा भिन्न गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। क्लियर, बहुत सिंपल है। ऐसे इधर आ जाइएगा, इसमें से देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है। सर इसमें से ना 5 कॉमन आ रहा है, ये सब तो गुणा 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 लिख रहा है, यहाँ पे आके प्लस लिख रहा है, तो यहाँ पर है ये 5, तो इसमें से 5 कॉमन ले लो। ऐसे ही 5 को कॉमन लिया तो ये बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस का 1। ठीक है, तो ऐसे ही ये कितना आ गया बेटा 5, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये एक सुंदर सा नंबर आ जाएगा। कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना, फाइनली एक नंबर आएगा। तो ये नंबर देखो, जैसे ये वाली जो संख्या आएगी वो 78 से विभाजित हो जाती, 13 से भी हो जाती है और 1 से भी हो जाती, 3 गुणनखंड हो गए। तो ऐसे ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, जो इसको सॉल्व करने के बाद नंबर आएगा उससे भी विभाजित हो जाएगी। और साथ में सर 1 भी तो है, तो इसके पास भी कितने गुणनखंड हो गए हैं, 2 से ज्यादा हो गए। जो लाइन ये लिखी है ना सेम, वही लाइन आपको इसके बारे में लिखनी है, ये हो गया। क्लियर, गुड। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सर ऐसे करके कोई पथ होगा, वृत्ताकार पथ, है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। कितने मिनट लगाती है बेटा, 18 मिनट लगा रही है। मैं लिख देता हूं, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय है जी 18 सेकेंड। कितना है जी, 18 सेकेंड। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि, क्या जी, रवि कितना समय ले रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना है जी, 12 मिनट है ये, मिनट, ठीक है, मिनट। तो पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों फिलहाल में एक साथ यहां पर हैं। ये लंबे बाल वाली सानिया मैडम है और ये है लड़का रवि, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में इधर दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। अब ये घूम रहे हैं, जाहिर सी बात है, देखिएगा रवि कितने में 12 मिनट में एक चक्कर लगा दे रहा है, और सोनिया मैडम कितने में लगा रही है साहब, 18 में लगा रही है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक इधर पैमाना आपको बना देता हूँ। सोनिया यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए 6 मिनट में तो यहाँ आ जाएंगी, 12 मिनट में यहाँ आ जाएंगी, 18 मिनट में सोनिया यहाँ पहुंच जाएंगी, है ना। लेकिन रवि क्या कर रहा होगा, ध्यान से सुनना जरा। यहां से चलना दोनों ने प्रारंभ किया, यहां से चलना। रवि ने एक चक्कर पूरा कर दिया साहब, रवि आ गया यहाँ, एक चक्कर पूरा कर दिया रवि ने। तो रवि को कितने मिनट लगे होंगे सर, रवि को लगे सर 12। तो सोनिया मैडम कहाँ घूम रही होंगी, सोनिया तो यहाँ होंगी ना अभी, यहाँ पर 12 मिनट में रवि ने एक चक्कर पूरा कर दिया, सोनिया यहाँ से आके यहाँ पर है। अब फिर से रवि ने दूसरा चक्कर लगाना स्टार्ट किया, रवि फिर 12 मिनट में फिर दूसरा चक्कर लगा लेगा, रवि का फिर चक्कर नंबर हो गया 2। अब सोनिया मैडम कहां पहुंच गई होंगी साहब, 6 मिनट से 6 यहाँ 6 यहाँ, अब दोबारा सोनिया यहाँ आ गई। रवि 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है ना, तो सोनिया 12 मिनट में 6 तो यहाँ तक आ गया, 6 यहाँ, अब यहाँ आ गई। अब रवि फिर से यहाँ आ गया था ना, रवि ने फिर दौड़ना प्रारंभ किया और रवि का तीसरा चक्कर हो गया डन। अब सोनिया मैडम यहाँ थी तो 12 मिनट ये भी चलेंगी ना, तो 12 मिनट ये दौड़ी यहाँ से 6 में यहाँ और 6 में यहाँ, तो ये मिल गई साहब यहाँ। कितने चक्कर में, 3 चक्कर में, और एक चक्कर में रवि कितना लगा रहा है 12, तो 12 थी 36 आ गया इसका आंसर। लेकिन ऐसे थोड़ी करना, ये तो मैंने समझा दिया है। करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ मेरे को निकालना है एलसीएम। कितना समय लगा 12, तो ए बराबर तो 18 मान लिया और बी बराबर कितना मान लिया बेटा 12 मान लिया। इन दोनों का मेरे को सिर्फ एलसीएम लेना है। गुणनखंड 18 के कैसे, 2 9 3 3 3 1, क्लियर।
ऐसे ही 12 के 2 6 2 3 3 1, तो 18 के तो आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3, और बेटा 12 के आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3। मेरे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा, एलसीएम। सबसे पहले जो उभयनिष्ठ होते हैं, उभयनिष्ठ ये रहा 2, उभयनिष्ठ ये रहा, कौन बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 3 और 2 कितना आ गया, 6 ये 6 ये, 6 गुणा 6 बराबर 36 मिनट। क्लियर, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी होते हैं ना, कि एक ट्रैफिक लाइट है कि 3 मिनट में हरी लाइट बलती है, हर 2 मिनट बाद पीली लाइट बलती है, और ये येलो बलती, ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि ऑरेंज लाइट ऐसे में बलती है और ऐसे में बलती है। तो एक साथ अगर ये 12 बजे एक साथ बली थी, तो बताइए कितने समय बाद वो फिर एक साथ बलेंगी। तो क्या करना होता है, उन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। उतने समय बाद वो लाइट एक साथ बनती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।